नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को डिटेल में और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के पृष्ठभूमि की, यानी जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है वो क्यों लाया गया, या फिर ये मानिए कि उसको लाने के पीछे का क्या कारण था। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसको छत्रधारी कानून के नाम से जाना जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो कि स्वीडन में संपन्न हुआ था, इसमें कुल 122 देशों ने हिस्सा लिया था। इन 122 देशों में भारत जो था वह भी शामिल हुआ था। और यह सम्मेलन जो है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनिकॉर्न फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन 1948 के कहने पर किया गया था। और इस सम्मेलन में कहा गया था प्रत्येक राष्ट्र को कि पर्यावरण कानून बनाना है, मतलब सभी को ये सुझाव दिया गया था कि आपको क्या करना है, पर्यावरण से संबंधित कानून बनाना है। लेकिन इस बात पर भारत ने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। फिर 1984 में भारत में एक त्रासदी होती है जो है भोपाल गैस त्रासदी। तो अगर आपसे पूछा जाता है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो 1984 में। और कौन सी गैस लीक हुई थी, तो वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब हुई थी और कौन सी गैस लीक हुई थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तब भारत में पर्यावरण कानून बनाने के लिए कदम उठाया गया और इसी के चलते 1986 में भारत ने अपना पहला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। तो अब हम लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अन्य नाम छत्रधारी कानून। कैसे याद रखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, तो आपको पता है कि छत्रधारी में छत्र शब्द मिल जाएगा। छत्र मतलब छाया देने की बात हो रही है, तो छाया दी यानी छायासी। 86 छायासी होती है। अगर कोई छत्र लगाता है तो आपको याद हो जाएगा कि छत्रधारी कानून यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह 1986 में आया। वैसे भी पर्यावरण क्या है, जो हमको चारों ओर से घेरे हुए, मतलब चारों ओर से छाया दे रहा है, छाया फॉर 86। यह पारित कब हुआ, तो यह पारित हुआ था 23 मई 1986 को, यानी राष्ट्रपति की सहमति इसको कब मिली थी, 23 मई 1986 को। और भारत में यह लागू कब से हुआ, तो यह लागू हुआ था 19 नवंबर 1986 में। इसमें 4 भाग 26 धाराएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह पारित हुआ था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस अनुच्छेद के तहत पारित हुआ था, तो सही जवाब क्या है, अनुच्छेद 253 के तहत। और प्रथम वन महानिदेशक कौन थे, तो वह थे ड्राइटरिच ब्रैडिस, जो कि 1864 में थे। और इसका जो उल्लेख है, यानी पर्यावरण का जो उल्लेख है, वह आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A(g) और अनुच्छेद 253 में मिलता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिससे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको इनको याद रखना है। अब मैंने आपको बताया कि पर्यावरण का जो उल्लेख है वो संविधान में 3 जगह हुआ है, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A(g) और अनुच्छेद 253 में। तो इनमें क्या बात कही गई है उनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 48A में कहा गया है, राज्य पर्यावरण संरक्षण और सुधार करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A(g) कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वन, झीलों, नदियों व वन्य जीवों के साथ पर्यावरण की रक्षा करें। और अनुच्छेद 253 कहता है कि केंद्र को शक्ति दी गई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाए। तो ये कहा गया है पर्यावरण के संबंध में 3 अनुच्छेद में भारतीय संविधान के, ठीक है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 48A जो है ये संविधान संशोधन 42 के अंतर्गत 1978 में संविधान में जोड़ा गया, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कुल 4 भाग हैं। तो भाग 1 में प्रारंभिक की बात कही गई है, धारा 1-2 है। भाग 2 केंद्र की शक्ति की बात कही गई है, जिसमें धारा 3 से 6 तक है। भाग 3 में पर्यावरण संरक्षण नियंत्रक दंड, जिसमें धारा 7 से 17 तक है। और भाग 4 में विविध की बात कही गई है, जो कि धारा 18 से 26 तक है। तो कुल कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं की, जिसमें बात करते हैं धारा 1 की, जिसमें वर्णन है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की। तो संक्षिप्त नाम क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। विस्तार संपूर्ण भारत में, और प्रारंभ इसका कब हुआ? 19 नवंबर 1986। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद पढ़ें या फिर किसी भी अधिनियम की धारा को पढ़ेंगे, तो धारा 1 में हमेशा आप पाएंगे कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात कही गई है। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ही 1 में यही रहता है। जैसे मान लीजिए हमारी नोटबुक है, तो पहले पन्ने पर क्या करते हैं? अपना नाम लिखते हैं, है ना, फिर पता लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार संक्षिप्त नाम इसमें लिखा होता है। ऐसे ही धारा 2 में हमेशा परिभाषाओं की बात की जाती है। परिभाषा पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे पर यानी पराये की भाषा। पराये की भाषा मतलब दूसरे की भाषा, दूसरा मतलब 2, अर्थात धारा 2। तो धारा 2 में किस चीज़ की बात की गई है? सभी परिभाषाओं की। तो धारा 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे धारा 2A, जिसमें पर्यावरण की परिभाषा, इसके अंतर्गत जल, वायु, भूमि पर रहने वाले जीव जंतु और पादप अथवा मनुष्य तथा इसके अंतर संबंध आते हैं, वही निकाय पर्यावरण है। सीधा साफ समझिएगा कि पर्यावरण का मतलब क्या है। पर्यावरण के परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जल, वायु, भूमि व रहने वाले जीव जंतु तथा पादप अथवा मनुष्य तथा इनके अंतर संबंध यानी इससे संबंधित आते हैं, और वही निकाय क्या कहलाते हैं? पर्यावरण है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले अगर परिभाषा की बात की जाएगी तो परिभाषा के अंदर अगर सब क्लॉज में देखें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, तो सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा दी जाएगी। फिर पर्यावरण का क्या करना है? संरक्षण करना है। तो संरक्षण किससे करेंगे? प्रदूषक से। प्रदूषक कौन होते हैं? जो प्रदूषण फैलाते हैं, है ना। प्रदूषण फैलाने वाले तत्व को प्रदूषक कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे में बात की जाएगी, यानी 2B में किसकी बात की जाएगी? पर्यावरण प्रदूषक की, क्योंकि प्रदूषक ही प्रदूषण फैलाते हैं। और फिर प्रदूषक क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। तो 2C में पर्यावरण प्रदूषण की बात कही जाएगी। तो ठीक आप देख लीजिए यहाँ पर कि धारा 2B में किसकी बात की गई है? पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा, कोई भी ऐसे पदार्थ जो ठोस, द्रव या वायु हो, जिनकी सांद्रता पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, वह पर्यावरण प्रदूषक कहलाता है। यानी जो पर्यावरण को प्रदूषित करे वो प्रदूषक कहलाता है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि वायु प्रदूषक हैं, कीटनाशक, औद्योगिक कचरा जो कि जल प्रदूषक है और साथ ही साथ भूमि प्रदूषक भी है ना। औद्योगिक कचरा जो है अगर मान लीजिए किसी भूमि में फेंका जाता है तो भूमि भी क्या होती है? प्रदूषित होती है। ऐसे ही प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है ये भूमि प्रदूषक माने जाते हैं। तो प्रदूषक क्या है? जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो सबसे पहले 2A में किसकी बात की गई? पर्यावरण की परिभाषा की। 2B में प्रदूषक की, क्योंकि प्रदूषक के बिना प्रदूषण होगा नहीं। और 2C में पर्यावरण प्रदूषण की। तो 2C में पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा, ऐसी अवस्था जब पर्यावरण प्रदूषित हो जाए तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। उदाहरण के लिए धुआं, यातायात, शोर, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो ये सब के सब प्रदूषण से संबंधित है। तो ये आपको याद हो चुका है कि पहले पर्यावरण की बात की जाएगी, फिर प्रदूषक की बात की जाएगी, क्योंकि प्रदूषक ही क्या करेगा? प्रदूषण फैलाएगा। तो प्रदूषक प्रदूषण फैलाएगा, तो 2 में प्रदूषक, 3 में प्रदूषण। तो 2A, 2B, 2C आपको याद हो चुका है, क्योंकि परिभाषाएं किसके अंतर्गत रहेंगी? धारा 2 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 2D की, जिसमें हैंडलिंग, इसमें किसी भी पदार्थ के साथ किए जाने वाले संभावित कार्यों को शामिल किया जाता है। जैसे कोई भी पदार्थ है, उसका निर्माण होता है, फिर प्रसंस्करण होता है, फिर उपचार होता है, पैकेजिंग होती है, फिर भंडारण किया जाता है। भंडारण के बाद उसका परिवहन होता है, भेजा जाता है, फिर उसके बाद उसका उपयोग होता है, मतलब कस्टमर तक पहुंचता है परिवहन के बाद, फिर उसका उपयोग होता है।
तो इनमें पर्यावरण को प्रभावित करने वाले पदार्थों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। तो हैंडलिंग की बात हो रही है। हैंडलिंग में आपको शब्द मिल जाएगा है ड यानी डी से है, डी यानी 2D। तो धारा 2D में किसकी बात की गई है? हैंडलिंग की। और हैंडलिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 3, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण की रक्षा करने तथा संरक्षण करने संबंधी उपबंध हैं, जैसे सुरक्षा उपाय, उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना, खतरनाक पदार्थों के निर्माण को रोकना आदि। साथ ही साथ एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि इन सब के लिए सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो धारा 3 को कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है पर्यावरण के संरक्षण यानी रक्षा की। और जब पर्यावरण की रक्षा की बात आती है तो नॉर्मली किसकी बात की जाती है कि पेड़ लगाना चाहिए, ट्री लगाना चाहिए। ट्री फॉर थ्री यानी धारा 3। ठीक है, तो आपको धारा 3 भी याद हो चुका है। फिर अगला है धारा 4, जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां और कार्य के बारे में बताया गया है। तो अधिकारी की बात हो रही है और आपको पता है अधिकारी किस में बैठते हैं? कुर्सी में यानी चेयर में। चेयर से 4 हो जाएगा, कुर्सी के 4 पांव भी होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा धारा 4 में किसकी बात की गई है? अधिकारियों की नियुक्तियां और शक्तियों के कार्य के संबंध में बात की गई है। फिर अगला है धारा 5, जिसमें केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को अधिकारी को लिखित निर्देश दे सकती है। यह निर्देश बाध्यकारी भी होते हैं। मतलब जो केंद्र सरकार है वो पर्यावरण से संबंधित किसी भी व्यक्ति को या अधिकारी को लिखित रूप से निर्देश दे सकती है और ये बाध्यकारी होंगे, मतलब ये करना ही करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार किसी को चाहे तो अपने पंजे में दबोच सकती है। कोई पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है तब, है ना। बाध्यकारी है मतलब बांध सकता है, पंजे में दबोच लेना मतलब बांध लेना। तो पंजा फॉर 5। तो याद रखिएगा धारा 5 में किस चीज़ का वर्णन है? केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को या अधिकारी को लिखित निर्देश दे सकती है। यह निर्देश बाध्यकारी भी होते हैं। ठीक है, बांधने से आपको याद हो जाएगा पंजे में दबोचना। फिर अगला है धारा 6, जिसमें केंद्र सरकार पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए आवश्यक नियमों व वन नियमों को बनाने की व्यापक शक्ति देती है। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना और सुधारना। मतलब सीधा सा बोला जा रहा है कि पर्यावरण को अच्छा रखना है, उसकी गुणवत्ता को, क्वालिटी को अच्छा रखना है। अच्छा, 6 यानी धारा 6। तो आपको ऐसे धारा 6 भी याद हो जाएगा। फिर है धारा 7, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो उद्योग प्रचालन या प्रक्रिया चला रहा है तो मानकों से अधिक वह प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो उसका जो कंपनी है, उद्योग है, उसको बंद कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसा कानून है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उद्योग प्रचालन या उद्योग की प्रक्रिया। तो उद्योग का प्रचालन यानी उद्योग का चलना। आपको पता है उद्योग जब चलते हैं तो कभी बंद नहीं होते हैं, वो सतत चलते रहते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, है ना, सतत चलती रहती है, कंटिन्यू। तो सतत में आपको शब्द मिल जाएगा 7, सतत 7। तो आपको याद हो जाएगा धारा 7 में किस चीज़ का वर्णन है? किसी भी व्यक्ति जो उद्योग प्रचालन या प्रक्रिया चला रहा है तो मानकों से अधिक वह प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करेगा। इसकी बात धारा 7 में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 8, जिसमें खतरनाक पदार्थ को संभालने वाले व्यक्तियों को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय का अनुपालन करना होगा, यह बात कही गई है। तो जाहिर सी बात है खतरनाक पदार्थ को संभालने की बात हो रही है, और संभालता है इंसान किससे? अपने हाथों से, है ना। हाथों से संभालता है कोई भी चीज़ जिससे गिरे ना। तो हाथनी 8 हो जाएगा, धारा 8 हो जाएगा। फिर अगला है धारा 9। यह धारा किसी भी प्रदूषणकारी घटना की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और सहयोग में से निश्चित करती है, जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। मतलब कि कोई भी प्रदूषणकारी घटना या स्थिति होती है तो उसको त्वरित यानी तुरंत प्रतिक्रिया और सहयोग से निश्चित करती है, जिससे कि पर्यावरण को होने वाला जो नुकसान है वो कम हो या कम किया जा सके उस नुकसान को। तो कैसे याद रखेंगे? नुकसान, यहाँ पर देखिए नुकसान में आपको 9 शब्द मिल जाएगा। नुकसान शब्द पकड़ना है। नुकसान में नौ की बात हो रही है, नौ की यानी धारा 9 की। ठीक है।
फिर अगला है धारा 10, जिसमें केंद्र सरकार को या उसके द्वारा सशक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान में प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति दी गई है। किसके अंतर्गत? धारा 10 के अंतर्गत। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर परिसर में आपको याद रखना है परि, पैर और सर शब्द मिल जाएगा, पैर और सर। तो जाहिर सी बात है, पैर में सर कौन रखता है? दास रखता है। जैसे पहले राजा होते थे, राजा के दास होते थे, तो स्वामी के पैर में सर कौन रखता है? दास रखता है। दास फॉर 10 यानी धारा 10। तो परिसर से आपको धारा 10 याद हो जाएगा। फिर धारा 11 में कहा गया है वायु, जल, मिट्टी या अन्य पदार्थों के नमूने लेने की शक्ति है किसके पास? केंद्र सरकार या उसके द्वारा सशक्त किसी भी व्यक्ति के पास। तो जाहिर सी बात है, कोई भी नमूना लिया जाता है तो एक एक करके लिया जाता है ना। पहले वायु का लेंगे या जल का लेंगे या मिट्टी का लेंगे, किसी का लेंगे, तो एक एक करके सबके नमूने लिए जाते हैं। इकट्ठे तो ले नहीं लेंगे, तो एक एक करके, एक एक मतलब 11। तो धारा 11 में वायु, जल, मिट्टी या अन्य पदार्थों के नमूने लेने की शक्ति की बात कही गई है। धारा 12 में केंद्र सरकार को प्रयोगशाला स्थापित करने या पहले से मौजूद प्रयोगशालाओं को पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता देने की शक्ति मिली है। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, शाला लिखा हुआ है, प्रयोगशाला। याद करने के लिए पाठशाला कर लेते हैं। तो पाठशाला में बच्चे कब तक पढ़ते हैं? 12वीं तक, है ना। 12वीं के बाद किस में पढ़ते हैं? कॉलेज में। 12वीं तक पाठशाला होती है, स्कूल होती है, फिर कॉलेज होती है। तो 12वीं यानी 12 की बात हो रही है और पाठशाला यानी प्रयोगशाला। तो सीधा सा आपको ये भी याद हो चुका है। नेक्स्ट है धारा 13, जिसमें सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। तो कैसे याद रखेंगे? विश्लेषक को याद करने के लिए कर लेते हैं विश को विश्वास, और यहाँ पर देखिए लेशक को याद करने के लिए शक कर लेते हैं। तो किसी के ऊपर शक कब होता है? जब सामने वाला कभी विश्वास तोड़ दे, है ना। मान लीजिए आप किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और वो 1-2 बार आपका विश्वास तोड़ दे, तो जाहिर सी बात है अब वो सही कार्य भी करेगा तो आपको शक होगा। तो अगर किसी ने विश्वास तोड़ा है तो शक होगा। तो विश्वास और शक से हो जाएगा विश्लेषक, और तोड़ा फॉर 13। तो ऐसे आपको धारा 13 जो है यह भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट है धारा 15, इसमें अधिनियमों, नियमों, आदेशों या निर्देशों का पालन न करने में विफलता या उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। दंड क्या है? तो 5 साल की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अधिनियमों, नियमों, आदेशों और निर्देशों की बात हो रही है। तो कोई भी नियम है, आदेश है, निर्देश है, आपको पता है वो लिखे होते हैं, लिखित रूप से दिए जाते हैं, मौखिक तो होते नहीं हैं। तो उसको क्या करना पड़ता है? पहले पढ़ना पड़ता है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक तो आपको पता होगा नहीं कि किस चीज़ को करना है और किस चीज़ को नहीं करना है। तो पढ़ना पड़ता है नियमों को, आदेशों को। पढ़ना फॉर 15, पढ़ना 15, ठीक है। पढ़ना 15 हो जाएगा, तो 15 यानी धारा 15, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है धारा 17, जिसमें सरकारी विभाग द्वारा अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन अगर किया जाता है तो उस विभाग का विभाग अध्यक्ष दोषी माना जाता है। यह बात कही गई है धारा 17 में। मतलब कि कोई भी सरकारी विभाग है, अगर उसके द्वारा किसी भी पर्यावरण से संबंधित जो कानून है उनका उल्लंघन किया जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा या फिर दोषी कौन माना जाएगा? तो वो माना जाएगा उस विभाग का अध्यक्ष है। तो ऐसा मानिए कि जो सत्ता में सबसे ऊपर है, विभाग में जो सबसे ऊपर सत्ता में बैठा हुआ है ना, वो दोषी माना जाएगा। तो विभाग में जो सबसे ऊपर सत्ता में बैठा है, सत्ता फॉर 17, तो धारा 17। तो दोषी कौन? जो सबसे ऊपर की सत्ता में बैठा है, ठीक है। फिर अगला है धारा 20, जिसमें किसी भी व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या पदाधिकारी से केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की रिपोर्ट, आंकड़े व जानकारी मांग सकती है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो कैसे याद रखेंगे? रिपोर्ट को याद करने के लिए कर लेते हैं पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए 20 को 20 कर लेते हैं। 20 मतलब जहर। तो अगर कोई जहर पीता है तो जाहिर सी बात है उसका पीएम होता है, तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है ना, तब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। तो रिपोर्ट की बात की गई है किसमें? 20 में, जहर में, ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर अगला है धारा 24, जिसमें अगर किसी मामले में 2 कानून लागू होते हैं तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो है सर्वोपरि होगा, यह कहा गया है। लेकिन अपवाद भी है, वह है जल संरक्षण अधिनियम और वायु संरक्षण अधिनियम। जल संरक्षण अधिनियम जो कि बना था 1974 में, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में। और वायु संरक्षण अधिनियम
तो अगर ये दोनों हैं, मतलब जल संरक्षण अधिनियम और वायु संरक्षण अधिनियम से संबंधित कोई भी बात कही गई है, तब पर्यावरण संरक्षण का जो कानून है लागू नहीं होगा। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी उल्लंघन होता है तब पर्यावरण संरक्षण कानून लागू होगा, लेकिन जल और वायु के मामले में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जल के मामले में भी आपको दे दिया जाए, जल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी आपको सजा हो जाए और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी आपको सजा हो जाए। मुख्य रूप से सजा की बात की गई है कि दोनों कानून जो है एक दूसरे से विवादास्पद नहीं होंगे, मतलब कि दोनों के लिए आपको सजा नहीं दी जाएगी। तो सजा अगर किसी को दी जाती है तो कैद में डाला जाता है ना। तो अगर किसी को कैद में डालेंगे लॉकअप में, तो उसको क्या करेंगे, ताला लगा देते हैं। तो ताला लगा के चाबी अपने पास रखते हैं, तो चाबी से 24 हो जाएगा। तो एक ही बार जेल जाना पड़ेगा, दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि जेल को मतलब कि जाना पड़े और चाबी की जरूरत पड़े, ठीक है। वो भी किस में, जल और वायु वाले में, तो ये याद रखना है। फिर अगला है धारा 26, जिसमें सूचना, रिपोर्ट व विवरण प्रस्तुत करने का अधिकार की बात कही गई है। तो इसको आपको खुद से याद रखना है क्योंकि ये लास्ट धारा है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।